सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जयसूर्या और स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनसाइड फिजिक्स में। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी स्थिर विद्युत की। आगे हम बात करते हैं आवेश के मूलभूत गुण की, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो हेडिंग लगाए अपनी कॉपी में, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश के मूल गुण। क्या होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल चार्ज की, इसके और बात करेंगे और ये कितनी होती है। तो सबसे पहले नंबर एक या ए लगाए, वो होती है विद्युत आवेशों की योज्यता। पहला मूलभूत गुण है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होता है? योज्यता हम इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, माना कि एक सिस्टम है। क्या है दोस्तों? एक सिस्टम है। उसको मैं सबसे पहले 2 कूलाम आवेश देता हूं। तो इस सिस्टम में कितना आवेश आ गया? 2 कूलाम। थोड़ी देर बाद मैं 4 कूलाम आवेश देता हूं। कितना आवेश देता हूं दोस्तों? 4 कूलाम। तो आप मुझे बताएं कि इस सिस्टम में अब कितना कूलाम आवेश हो गया है। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल 2 + 4 = 6 कूलाम आवेश हो गया। मैंने कहा शाबाश, एकदम सही है। थोड़ी देर के बाद मैं फिर इसको 5 कूलाम आवेश देता हूं। तो अब बताएं मुझे कि इस सिस्टम में या इस निकाय में कितना आवेश हो गया है। तो आप फिर कहेंगे सर 6 तो पहले था ही, तो फिर आपने 5 और दे दिया, कुल मिला के 11 कूलाम आवेश हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैं करता हूं, एक काम करता हूं, अब मैं इसको -2 कूलाम आवेश देता हूं। -2 कूलाम आवेश देता हूं। तो अब मुझे बताए कि अब कितना आवेश बचा इसके ऊपर। तो आप क्या करोगे? इस 11 में से 2 माइनस कर दोगे, पीछे कितना बचा? 9 कूलाम आवेश हो गया। तो आपने यहां पर एक बात नोटिस की कि यहां पर सिस्टम में क्या हो रहा है? सामान्य अलजेब्रा या सामान्य जोड़ बाकी तरह यहां पर भी क्या हो रही है? जोड़ बाकी या बीजगणितीय योग हो रहा है। तो ये ही क्या कहलाता है? योज्यता का गुण। आवेश को किस तरह जोड़ सकते हैं? जिस प्रकार हम गणित में सामान्य अंकों को जोड़ते हैं, उसी प्रकार हम आवेश को भी जोड़ सकते हैं। आवेश के इस गुण को हम क्या कहलाते हैं? योज्यता का गुण। यदि हम फिजिक्स की भाषा में इसकी परिभाषा लिखें तो किसी निकाय का टोटल आवेश, मेरी शब्दों पर ध्यान देना, कि किसी निकाय का कुल आवेश या टोटल चार्ज उस निकाय में उपस्थित अलग अलग सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं विद्युत आवेशों का योज्यता। क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी निकाय यानी कि सिस्टम, कोई एक सिस्टम है का कुल आवेश, टोटल चार्ज, उसके विभिन्न
आवेशों के बीजगणितीय योग, ये बीजगणित है, ठीक है, योग के बराबर होता है। तो ये हो गया। माना कि एक सिस्टम है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn चार्ज है, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज वो होगा Qn इज इक्वल टू Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। इसी को कहते हैं आवेशों का योज्यता। अब देखो, आवेश और द्रव्यमान दोनों ही अदिश राशि है। आवेश को ही हम उसी तरह जोड़ सकते हैं जिस तरह हम द्रव्यमान को जोड़ते हैं, मगर दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है देखना, आपने नोटिस किया होगा कि द्रव्यमान यानी कि मास हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होता है, जबकि आवेश चार्ज धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव दोनों हो सकता है। बस इतना सा फर्क है। और दोनों की दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दोनों क्या है, अदिश राशि। दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि हैं। तो ये था विद्युत आवेशों का योज्यता। नंबर 2 आप हेडिंग लगाए, नंबर 2 वो होता है गुण विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि संरक्षण। इस नियम को हम देखते हैं कि ये नियम क्या कहता है या ये गुण क्या कहता है, इस गुण का क्या मतलब है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण से मतलब ये है कि हमने तो उसको नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते। तो यही ये हो गया कि विद्युत आवेश को हम न तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय का टोटल आवेश, कुल चार्ज हमेशा नियत रहता है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम उसको बदल नहीं सकते, किसको, टोटल चार्ज को। तो ये है विद्युत आवेश का संरक्षण। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, टोटल चार्ज, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि किसी वस्तु में आवेश किसकी वजह से आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसी वस्तु में आवेश है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन उस आवेश का कौन है, जिम्मेदार है। तो ये कोई परमाणु है और यहाँ पर क्या है, नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और दूसरे एक कोई परमाणु है और ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों वस्तुओं में घर्षण हुआ, ऊर्जा मिली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया। तो यहाँ पर पहले कितने थे, माना कि 3 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर गया तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। और अगर हम दो टोटल देखेंगे
तो वापस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम आवेश को बदल नहीं सकते। आवेश हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। जब रगड़ने से पहले भी दोनों पर आवेश क्या था, 0, और रगड़ने के बाद टोटल आवेश क्या आ रहा है यहाँ पर, 0। इसी को ही कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। हम एक रासायनिक अभिक्रिया से इसको समझते हैं। इससे समझने के बाद एक रासायनिक अभिक्रिया से इसको समझते हैं। क्या है, एक तत्व है कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 44 और परमाणु क्रमांक होता है इसका 20। इसकी मैं क्रिया कराता हूँ त्वरित प्रोटॉन के साथ। किसके साथ क्रिया कराता हूँ दोस्तों, त्वरित प्रोटॉन के साथ क्रिया कराता हूँ। जो ये क्रिया कराने के बाद ये कैल्शियम किस में बदल जाएगा, स्केट्रियम, यानी कि 44 Sc21 और एक न्यूट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। ये है अभिकारक और ये हमें मिला उत्पाद। पहले हम देखते हैं अभिकारक पर उपस्थित आवेश। वो क्या है, देखो यहाँ पर कैल्शियम में परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20, यानी कि इसका चार्ज कितना है, 20e, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने चार्ज हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के में कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 1e। ठीक है, फिर टोटल चार्ज कितना हो गया, 20 एक 21e, यानी कि 21 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह है चार्ज अभिकारक का। अब हम बात करते हैं उत्पाद का। तो यहाँ पर क्या है, उत्पाद पर उपस्थित आवेश। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 21e प्लस यहाँ पर 0 है, 0 यानी चार्ज यहाँ पर 0 है, 0 = 21e। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 21 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि यहाँ पर भी हमने देखा दोनों अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद पर दोनों पर क्या है, आवेश बराबर है। यानी कि यहाँ पर आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पहले 21 था, यहाँ 20 था, यहाँ 21 हो गया, चार्ज को एक्सचेंज कर लिया, मगर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसका तीसरा गुण है वो देखते हैं। तीसरा गुण नंबर 3 लगाए हेडिंग, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, वो उस शब्द को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखो ये आपके लिए एक नया शब्द वर्ड है, एकदम नया शब्द है। क्या होता है क्वांटीकरण, हम कई उदाहरण से समझते हैं। देखो मेरी बातों को ध्यान से समझना। क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। बात समझे, नहीं समझे, एक बार वापस समझाता हूँ कि किसी भौतिक राशि का मान, किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर के
कंटिन्यू ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, उस भौतिक राशि को क्वांटीकरण कहते हैं, और इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये होता है क्वांटी। देखो हम सामान्य उदाहरणों से समझते हैं, आप ऐसे नहीं समझोगे। गाड़ी की चाल, किसी भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी की चाल हमेशा क्या चलती है? सीधी 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 सीधी। सड़क को वैसे नहीं चलती ना, ऐसे ऐसे नहीं चल रही ना, तो ये क्या हो गई? सतत चल रही है, तो यानी कि वो क्वांटीकृत नहीं है। हमारी चाल, इंसानों की चाल, हम ऐसे चलते हैं, टक 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 टक, यानी कि हम बीच की जगह छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क्वांटीकृत। और आप देखो कौन सी चाल होती है? जानवर 4 पैरों से चलते हैं, वो भी क्या होती है? क्वांटीकृत। और जिनके पैर होते हैं वो हमेशा क्वांटीकृत चाल में चलते हैं, और जिनके पंख होते हैं और टायर होते हैं वो हमेशा कंटिन्यू चाल चलते हैं। पक्षियों को उड़ना, पक्षियों का उड़ना, ऐसे पंख फैलाते हैं, तो ये भी क्या है? एक सतत है, यानी कि क्वांटीकृत नहीं है। तो मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। जब हम इसको लिख के बताता हूं मैं आपको, जब किसी, आप लिखना मेरे साथ साथ लिख लेना, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत ना होकर के छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों में होता है, तो वह भौतिक राशि क्वांटीकृत कहलाती है, और यह गुण क्वांटीकरण कहलाता है। और इस भौतिक राशि के सबसे छोटे भाग को क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। तो ये तो हो गया क्वांटीकरण की परिभाषा या क्वांटीकरण कैसे के। इसका आवेश के साथ क्या संबंध है, अभी हम ये देखते हैं। आवेश का भी दोस्तों, मेरी बात का ध्यान रखना, आवेश का भी आदान प्रदान सतत ना होकर के टुकड़ों में होता है, ऐसे खंडों में होता है। कैसे? पहले एक आवेश गया, फिर एक आवेश जाएगा, फिर और एक आवेश जाएगा, फिर ऐसे आवेश जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, छोटे छोटे टक 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 ऐसे आवेश जाएगा। यानी कि यहाँ पर आदान प्रदान क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे होगा? देखो, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि किसी भी परमाणु में या किसी भी वस्तु में आवेश का लिए जिम्मेदार कौन है? वो नालायक इलेक्ट्रॉन। कौन है यहाँ पर जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन। वही भटकता रहता है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी नाभिक के चारों ओर। तो यहाँ पर कौन है जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इसकी भी बात करेंगे। देखो, किसी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं जाते हैं? इसके पीछे 2 कारण हैं। देखो, प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं जाते, इसके पीछे 2 कारण। देखो, ध्यान से बता। पहला कारण तो ये है कि प्रोटॉन बहुत भारी कण है। हमने पहले बात की थी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10,000 गुना भारी है। कितना गुना?
10,000 गुना, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10 टन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 10 टन भारी है, यानी कि इतना भारी है, इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। नंबर 1 तो कारण ये हो गया, यानी कि भारी है। कौन भारी है? प्रोटॉन। दूसरा देखो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी वो इंपॉर्टेंट बात है कि इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में एक बल होता है, और वो बल होता है नाभिकीय प्रबल बल। इस ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल इन दोनों के बीच में होता है, और इस बल को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर इतनी ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिलती कि हम इस बंध को तोड़ सकते हैं। इस बंध को सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम में तोड़ा जाता है, और वहाँ पर आप देख सकते हो कितना विनाश होता है। ये तो एक बार तो ये टूटता ही नहीं, और टूटता है तो वे फिर ये विनाशकारी होता है। इसलिए इसको तोड़े नहीं, तभी ये सही है। यानी कि प्रोटॉन को बाहर निकालना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर कौन निकलता है हमेशा बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन ही अंदर आता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो वस्तु धन आवेशित हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। यानी कि चार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बेचारा बैठा रहता है। ठीक है, अब देखो, हम बात कर रहे थे क्वांटिक अर्थ की। क्वांटिक अर्थ का ये, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये हमने बात की थी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो, एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु में यहाँ पर बना था, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये दूसरा कोई परमाणु है या किसी को वस्तु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच घर्षण हुआ, कैसे करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं होएगा। जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, माना कि एक इलेक्ट्रॉन गया, तो आवेश का कितना ट्रांसफर हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप कहेंगे सर मैं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजूंगा, 2 को भेजूंगा। चलो 2 को भेजते हैं। पहले 1 गया, फिर 2 गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कितना ट्रांसफर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज हुआ, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज हुआ। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1.6 से सीधा 3.32 हो रहा है यहाँ पर चार्ज। 1.6 × 10⁻, यानी कि बीच की संख्या नहीं आ रही है, यहाँ पर आवेश कंटिन्यू हो रहा है। या तो जाएगा तो 1.6 जाएगा, उसके बाद सीधा जाएगा तो 3.2 जाएगा, बीच वाली संख्या गायब है, कोलैप्स है। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश का क्वांटिक अर्थ हो रहा है। यदि यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ तो 3 × U, यानी कि 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी बीच में संख्या गायब है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये आवेश का क्या हो रहा है? क्वांटिक अर्थ हो रही है। यानी कि हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल, यानी गुणे में, इलेक्ट्रॉन के गुणे में ही जाए, गुणांक में जाएगा। तो यहाँ पर आवेश का हमेशा प्रदान किस में हो रहा है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डैश n इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि किसी वस्तु पर आवेश Ne के बराबर जाएगा। तो इस आवेश के लिए हम कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है, आवेश के क्वांटीकरण का वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मुक्त आवेश मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज, यानी कि पूर्ण गुणज के पूर्ण गुणज। इसका हमेशा पूर्ण गुणज का मतलब यह हुआ कि जो भी आवेश होगा
उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 का पूरा भाग जाएगा। बात मेरी समझ रहे? और किसी भी वस्तु पर यही आवेश उपस्थित हो सकता है। इसके बीच में जो आवेश है हम मान लेना कि वो आवेश गलत है, इस ब्रह्मांड में वो आवेश उपस्थित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा, बीच वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के क्वांटिक अर्थ का नियम। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहाँ पर नोट लगा के लिखना, मैं लिखा रहा हूँ। आवेश हमेशा द्रव्यमान से सहबद्ध होता है। मेरी बात पे लिखना, मैं फिर इसको समझाता हूँ। आप पे लिख लो इसको। आवेश हमेशा द्रव्यमान, मेरी राइटिंग समझ नहीं आए तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझ लें। संबद्ध होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर भी आवेश है तो वहाँ पर द्रव्यमान जरूर होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ मास होना जरूरी है। यदि कहीं पर भी मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो वहाँ पर आवेश की कोई भी संभावना नहीं है। वहाँ पर आवेश कभी भी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ। और इसका विपरीत यानी कि इसका विलोम सत्य है। कैसे? कि यहाँ पर यदि आवेश नहीं है तो भी वहाँ पर द्रव्यमान हो सकता है। कैसे? न्यूट्रॉन है परमाणु अंदर, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है, यहाँ तक कि न्यूट्रॉन परमाणु को सबसे भारी कण है, फिर भी उस पर आवेश नहीं है। ठीक है, इस बात का ये मतलब हुआ। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसका देखो क्वेश्चन से पहले हम इसके 2 गुणों के बारे में और चर्चा करते हैं। अगला गुण देखो, अगला गुण है विद्युत आवेश की अचरता। ये गुण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अचरता। अचरता का मतलब इनवेरियंस। देखो इनवेरियंस का मतलब होता है कि आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिफरेंट नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देशांक तंत्र, निर्देश तंत्र। क्या होता है निर्देश तंत्र? आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा निर्देश तंत्र के बारे में, फिर भी मैं बात कर देता हूँ निर्देश तंत्र क्या होगा। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके सापेक्ष हम किसी की बात करते हैं। अभी मैं यहाँ से बैठा बैठा पूछूं कि यहाँ से जयपुर कितना दूर है, तो मैं यहाँ से बात करूँगा कि 200 किलोमीटर। अगर मैं सीधा बोल दूँ कि जयपुर कितना दूर है, तो आप सोचो कि सर जयपुर कितना दूर है, तो आप अपने जगह पर बोलोगे कि सर 200 किलोमीटर, कोई बोलेगा 400 किलोमीटर, अपने अपने जगह जहाँ पर आप अपने घर पर बैठे हो। कोई बोलेगा मेरे सर पास में ही है, मैं तो जयपुर में बैठा हूँ, तो मेरे से क्या दूर होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहाँ से कितना दूर है, यानी हम किसी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो किसी के सापेक्ष बात करना ये क्या होता है? निर्देश तंत्र होता है। यानी कि किसी निर्देश तंत्र, हम आपने देखा होगा ये निर्देश तंत्र होता है। यानी कि किसी की डायरेक्शन हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं वो होता है निर्देश तंत्र। अब आवेश की क्या बात है कि आवेश इस निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है चार्ज, यानी कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता।
आवेश निर्देश अंतर पर निर्भर नहीं करता, आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। जयपुर जाऊंगा तो आवेश का मान यही रहेगा, यहाँ से जयपुर के लिए बात करूंगा तो भी आवेश का मान यही रहेगा, जोधपुर के लिए बात करूंगा तो भी आवेश का मान यही रहेगा। यहाँ पे यानी कि वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगला एक गुण है, उसकी हम फटाफट बात कर लेते हैं। ई आवेश पर वेग का प्रभाव, यानी कि कोई आवेश गतिमान है, किसी आवेश पर वेग है, कोई स्थिर आवेश है तो किसी पर वेग आवेश, तो उसके ऊपर आवेश पर वेग का क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। ये क्या होता है? देखो, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि एक स्थिर आवेश है, जो भी उसके ऊपर आवेश आएगा वो मान, और अगर वो ही कण कितनी भी स्पीड से, यानी प्रकाश के वेग से भी क्यों ना चले, उस पर वो आवेश हमेशा वही रहेगा। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो स्थिर अवस्था में है और उसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। यदि ये इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर प्रति हॉर्स की रफ्तार से गति करे तो इसके ऊपर कितना आवेश रहेगा? तो यहाँ फिर भी कितना आवेश रहेगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि ये प्रकाश की वेग से गति करे, यानी कि c, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर गति करे तो भी इसके ऊपर आवेश क्या रहेगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि आवेश का मान पर वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी ट्राई करना। क्वेश्चन कर रहे हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप ट्राई करना। किसी वस्तु पर 6.4 × 10⁻⁻17 कूलाम का धनावेश है। किसी वस्तु पर कितना आवेश है? 6.4 × 10⁻⁻17 का धन आवेश है। बताइए उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हुई। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। कर लिया? चलो अब हम देखते हैं अपने आंसर को मिलाना, सॉल्यूशन। अब देखो, पहली बात तो यहाँ पर क्या हो रहा है? धन आवेशित हो रहा है, धन आवेश हो रहा है। तो पहले ही मैंने बताया था कि किसी वस्तु पर धन आवेशित होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो पहले तो हमने ये जवाब दे दिया कि क्या होगी यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? धन आवेशित हो रहा है। यदि यहाँ पर ये ऋणावेशित होता तो यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की क्या होती? अधिकता होती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है अब वो हम देखते हैं, वो हम देखेंगे। अभी हम पढ़ गए आवेश की क्वांटिका नियम से कि किसी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी कि Q = Ne। यहाँ पर देखो दिया हुआ क्या है कि Q का मान कितना दे रखा है? 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम, और
ई का हम जानते हैं मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और हमें मान किसका ज्ञात करना है n का, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया q अपॉन ई, तो n इज इक्वल टू हो गया q का मान 6.4 10 की घात माइनस 17 कूलम, और ई का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अगर हम दोनों को देखें तो n इजिकल टू का मान क्या आएगा, आप इसकी गणना करके बताना, मैं फटाफट लिख देता हूँ। वो आएगा, क्या ये 4 बार गया तो टोटल करके यहाँ ऊपर गए दो बचा थे, यानी कि 400, यानी कि 400 इलेक्ट्रॉन 400 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई यहाँ पर कमी हो गई। ये है आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ध्यान रखना। हम एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखिएगा दूसरा, अगला क्वेश्चन कि एक कप है, एक कप जल यानी कि 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि एक कप जल यानी कि 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें, क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। कर लिया, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दे रखा है, जल, कितना जल है 1 कप, यानी कि m का मान कितना दे रखा है 250 ग्राम, ये हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बात करना है कि उस धन में कितने धन है और कितने ऋण है, यानी कि कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें ये बात करना है। यानी कि हमें ये बताना है कि 250 ग्राम जल में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और हमें यदि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो वहाँ पर उपस्थित आवेश का भी बात कर सकते हैं, क्यों हमें पता है कि एक प्रोटॉन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हमारा लक्ष्य है यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। वो कैसे करेंगे, देखो आप अपनी थोड़ी 11वीं क्लास को याद कीजिए कि केमिस्ट्री में जब हम कुछ बातें कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं जल का अणुभार। पहले वो मुझे बताइए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के सब क्रिया करते हैं। यहाँ पर अगर अणुभार निकाले, यहाँ पर 1, इसका 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 से गुणा करें, यहाँ पर होता है इसका 8, ये होता है ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 2, 16 2 18, यानी कि यहाँ पर परमाणु भार हो गया 18। किसका, जल का अणुभार होता है 18। अब देखो तो 1 कप में हम बात करेंगे अणुओं की संख्या कितनी है, किस अणु, इस H2O का अणुओं की 1 कप में कितनी संख्या। अब तो 1 कप में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 कप वाटर, वो हम बात करेंगे, वो होगी n। किसी भी परमाणु में किसी भी वस्तु या में वो अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो होता है कि उसका टोटल भार अपॉन अणुभार इनटू अवोगाद्रो संख्या। आप इस अवोगाद्रो संख्या से परिचित होंगे ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आप कक्षा 11 पढ़ के आए। अणुभार का मान कितना है यहाँ पर
सॉरी बार का मान कितना है यहाँ पर, वो दे रखा है 200-250 ग्राम, और अणुभार का मान कितना है यहाँ पर 18, और अवगाद्रो संख्या मान कितना होता है n = 6.023 × 10 की घात +23, ठीक है, -23 नहीं है, +23 यानी कि 6.023 × 10 की घात 23। इसको सॉल्व करो देखिए, तो ये क्या है दोस्तों, उस 250 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 कप वाटर। अब देखो, अब हम बात करेंगे एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, हम बात करते हैं। एक अणु है S2 का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे बताना। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं प्रोटॉनों की, किसकी, प्रोटॉन की। देखो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1, आपको पता है नाभिक में 1 ही प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन की कितने, 2 है, तो यहाँ तो कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्लस। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, देखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि 8 पर आता है। यानी कि जितने उसके परमाणु क्रमांक होते हैं उसने इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो 8 नंबर पर आता है। यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8। एक ही है यहाँ पर परमाणु, तो कितने प्रोटॉन हो गए, 10। कितने प्रोटॉन हो गए, 10। एक जल के अणु में, मेरी बात को ध्यान रखना, एक जल के अणु में 10 प्रोटॉन होते, तो इतने अणुओं में कितने प्रोटॉन हो गए, 10 से गुणा कर देते हैं, तो जल में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी होगी, 250 ग्राम अपॉन 18, कैलकुलेशन हम बात कर देंगे लास्ट में, 23 × 10 × 10। तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या। अब हमें प्रोटॉनों की संख्या पता चल गई है, तो हम उसके आवेश की ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, यानी कि प्रोटॉन पर वो चार्ज है, वो चार्ज क्या आएगा, Q, यानी कि आवेश प्रोटॉन पर वो आएगा 250 × 18 अपॉन 6.23 × 10⁻23 × 10 × 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ये क्या होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश। तो ये इसकी टोटल गणना करेंगे, तो इसकी गणना करने के बाद मैं सीधे लिख लेता हूँ, 1.3 × 10 की घात 7 कूलाम। तो यहाँ पर कितना है, धन आवेश इतना है, यहाँ पर इतना धन आवेश है, और आपको पता है कि यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो इतना ही क्या होगा यहाँ पर, ऋण आवेश, -1.33 × 10 की घात -7 कूलाम। तो ये हो गया यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश। तो हमने इस वीडियो में बात की थी कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। हमने 5 मूलभूत गुणों की बात की, फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, वो है कूलाम का नियम, कूलाम लॉ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।